जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ो, समझो, सीखो, उन्नति करो, इसी सिद्धांत पर यह अगला धारावाहिक। कहानी यह है कि गांधी जी भारत आ चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और गांधी जी एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट के दौर से नहीं, अंग्रेज सरकार की सहायता भी कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि हम पूरी दुनिया में जितने दमित और शोषित हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। और युद्ध के बाद सेल्फ रूल, स्वराज, ऐसी परिस्थिति चल रही है और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म। अब 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है तो गांधी जी बड़े उत्साहित हैं। आपके पिताजी ने आपसे कहा कि अगर 12th में 98% ले आए तो मर्सिडीज से कॉलेज जाना। आप बड़े खुश हैं, रिजल्ट आ गया 98.6%। और आपके पिताजी ने आपसे कहा कि सुनो, अब ये जीन्स, टी शर्ट, रोलेक्स उतार दो, कुर्ता पजामा पहनो, लखानी की चप्पल, बाल शेव करा लो और सर में सरसों का तेल लगाया करो। कुछ ऐसा ही हुआ गांधी जी के साथ। जिस ब्रितानी सरकार ने उनको वादा किया था स्वराज का, सेल्फ रूल का, युद्ध खत्म होते ही उसने गांधी जी को एक तोहफा दिया, रोलेट एक्ट। सरकार को पता था युद्ध खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, उपद्रव बढ़ेगा। इससे पहले कि कुछ बढ़े, भय का वातावरण पैदा कर दो। रोलेट अधिनियम 1919, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के कारावास, मिनिमम 2 साल। गांधी जी ने कहा मैक्सिमम, अंग्रेजों ने कहा 200 साल। गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और यहीं से गांधी जी की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। 6 अप्रैल 1919 उन्होंने राष्ट्रीय हड़ताल दिवस, नेशनल स्ट्राइक। सरकार अलर्ट हो गई क्योंकि यह बंदा खेल कर आया था बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका में, भारत में रणजी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। सरकार को था कि कुछ ना कुछ तो यह आदमी करेगा। और पंजाब बहुत उथल पुथल वाला क्षेत्र, बड़ी सरगर्मी पंजाब में, गदर आंदोलन का केंद्र। सरकार ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया। और इसी बीच पंजाब में एक घटना घट गई। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, और पंजाबी गोल्डन टेंपल में इकट्ठा हुआ। कभी आपको मौका मिले, आप गोल्डन टेंपल जरूर जाइए, हरमंदिर साहब जरूर जाइए। 70 से भी ज्यादा संत उस स्थान पर अरहत हुए हैं, निर्वाण मिला है। जाइए, वहां स्नान करिए, पाठ करिए, बैठिए, रुकिए। वहां एक अजीब सा उन्नत वातावरण, पवित्र। जब भी आपको मौका मिले, जब भी अमृतसर जाइए, गोल्डन टेंपल जाइए, दर्शन कर कर आइए। क्या पता वहां की जो वाइब्रेशन है, चार्ज्ड, उसका बहुत बहुत फायदा आपको मिलेगा। जरूर जाइए। खैर, ये पंजाबी लोग, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, स्त्री, बच्चे, बैसाखी का दिन त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए। पंजाब में लगा हुआ था मार्शल लॉ। अब ये बेचारे गांव के लोग, आम लोग, इनको क्या पता मार्शल लॉ। और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को घेर लिया, एक एंट्री एक एग्जिट उसको ब्लॉक करा दिया। और फिर उस आदमी ने जो नरसंहार कराया, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मारे गए।
ब्रितानी सरकार का उद्देश्य रहा होगा भारत के जनता में भय पैदा करना, और सिर्फ जनता में नहीं, नेतृत्व में। लेकिन जब जीवन चुनौती बन जाए, जब यह पता हो कि अब मरना ही है, कुछ बातें मैं आपसे कहता हूं, उसको नोट कर लिया करें आप। जैसे एक बात मैं आपसे कहूंगा, रिपीटेडली कहता हूं मैं आपसे, रिपीटेडली, संघर्ष को अपना धर्म बना लीजिए। संघर्ष को अपना धर्म बना लीजिए। S=S, शक्ति = संघर्ष। सूत्र मैंने आपको बताया ही। मानसिक शक्ति योग निद्रा, स्वामी निर्जनानंद अंतिम रो। शारीरिक शक्ति सूर्य नमस्कार। संघर्ष को अपना धर्म बना लीजिए और शक्ति को अपना भगवान। 6 महीना मत भागिए संघर्ष से। यहां बहुत चुनौती, यहां बहुत लड़ाई है, यहां बहुत खतरा है, और जीवन में है ही क्या? और जीवन में है ही क्या? सब मौत से भाग रहे हैं। सब इस दुनिया में हर व्यक्ति मौत से भाग रहा है। आज तक कोई बचा नहीं। बड़ी मजेदार बात, आज तक कोई बचा नहीं। सुना है रावण की नाभि में अमृत था, फिर भी मारा गया। इस संसार का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है, चीजें बनती हैं, मिटती हैं, खत्म नहीं होती। इस ब्रह्मांड का नियम है। हमारा सूरज किसी दिन खत्म हो जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी, ये गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, सब मिटेगा, खत्म नहीं होगा, फिर बनेगा। संघर्ष को तुम अपना धर्म बना लो और शक्ति को अपना भगवान। और 6 महीना प्रयोग कर लो। हमारी भी बात मान लो 1%, और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में क्रांति होती है। ये सारा समाज तुम्हें डरा रहा है, ये सारा समाज तुम्हें उलझा रहा है, और समाज करता क्या है? डराता ही तो है कि भैया भगवान नाराज हो जाएंगे तो कड़ाहे में जलाएंगे। भगवान हलवाई है। क्यों जलाएंगे कड़ाहे में? समाज तुम्हें उलझा रहा है, समाज तुम्हें डरा रहा है। सरकारें भी वही करती हैं। जो काम भगवान करता है सरकारें भी यही करती हैं। या तो तुम्हें डराती हैं या तुम्हें उलझाती हैं। शायद सरकार भारत की जनता और उसके नेतृत्व को डराना चाह रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत का महानायक भारत में मौजूद था, मोहनदास करमचंद गांधी। जलियांवाला बाग की घटना ने राष्ट्रवादियों में एक दर्द पैदा कर दिया कि यार महंगाई बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है, उपद्रव बढ़ गया है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमारा कुछ सुनो भैया, और तुम मारोगे। उसी बीच 1919 का अधिनियम आ गया, और उस अधिनियम का सबसे प्रमुख पहलू था डायरकी, द्वैध शासन। जितने आय के स्रोत के विभाग थे सरकार ने अपने पास रख लिया। सेल टैक्स अपने पास रख लिया, लैंड रेवेन्यू, जहां से भी पैसा आता था वो सरकार ने अपने पास रख लिया। जहां पैसा खर्चा करना था वो मंत्रियों को दे दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, और घोर निराशा हुई कि यार पैसा वाला विभाग तुम्हारे पास, जहां से पैसा कमाना वो विभाग तुम्हारे पास, जहां खर्चा करना वो विभाग हमारे पास, और वहां भी गवर्नर अपना वीटो लगा सकता है। तो डायरकी को राष्ट्रवादियों ने कहा इल्यूजन, माया। लग रहा है कि शासन में हिस्सेदार बनाया, पर हुआ कुछ नहीं।
तो जलियांवाला बाग ने दर्द दिया और डायरकी ने फ्रस्ट्रेशन। महंगाई तो बढ़ ही रही थी, पर गांधी जी ने भारत के वायसरॉय को एक पत्र लिखा, सारी बातें नोट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 कि सरकार आप राजा हैं, सरकार हम प्रजा हैं, राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। और वायसरॉय ने वो पत्र फाड़ दिया। गांधी जी बहुत धार्मिक आदमी हैं, युद्ध भी धर्म के अनुसार लड़ते हैं, प्रभु राम की तरह। किसी आम आदमी की बीवी को कोई लेके भाग जाए वो तो देखते ही गोली मार देगा, लेकिन भगवान राम दादा भाई नौरोजी को पहले भेजते हैं, विभीषण को, कि जाओ समझाओ यार, गलती हो जाती है, कि जाओ समझाओ, बहकाओ। वायसरॉय ने पत्र फाड़ दिया। जब वायसरॉय ने पत्र फाड़ दिया तो संघर्ष तो होगा ही। ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भारत के वायसरॉय ने लिखा कि अरे अब गांधी कुछ ना कर पाएगा, देश है ही नहीं, राष्ट्र है ही नहीं, बहुसंख्यक अशिक्षित, बहुसंख्यक गरीब, कोई समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है। लेकिन गांधी गांधी है। 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अद्भुत, आश्चर्य है। आप आंख बंद करके सोचो तो कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, 90% अशिक्षित, 90% गरीब, बाहर कैसे बुलाओगे? जलियांवाला बाग कांड हो चुका है, पब्लिक मर चुकी है। गांधी, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति से असहमत हैं, अच्छी बात है। आप किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप किसी व्यक्ति की कमी बता रहे हैं, अच्छी बात है। गाली क्यों दे रहे हैं? गाली 3 ही लोग दुनिया में देते हैं, एक तो हिजड़े, एक नर्सरी वाले दोस्त और एक ससुराल वाले। भारत में परंपरा है, जब आपकी शादी होगी और सुबह आप खिचड़ी खाने जाएंगे तो औरतें गाली देंगी आपको। गाली क्यों देते हो यार? कहीं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को गाली दी है? दिखाओ हमको किस किताब में लिखा है। कहीं महाराणा प्रताप ने अकबर को गाली दी है? कहीं राणा सांगा ने बाबर को गाली दी है? गाली क्यों देते? गाली दे रहे हो इसका मतलब शुद्ध भिखमंगे हो, शुद्ध, खत्म। (1920) मोहनदास करमचंद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। शुरुआत में सी.आर. दास जैसे नेता उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में सब सहमत हो गए। और क्या सिद्धांत लगाया उन्होंने? व्यक्तिगत हित का सिद्धांत। कितना प्यारा वर्ड है। मैं कहता हूं दुनिया में 2-4 वर्ड यार अपने जेब में रख लो, उसमें से एक वर्ड है हित, इंटरेस्ट। अगर तुम इस शब्द को समझ गए, दुनिया में कुछ और समझना बचा ही नहीं। जो तुम्हारे साथ हैं उनका तुमसे हित है, जो तुम्हारे साथ नहीं है उनका तुमसे कोई हित नहीं है ही नहीं। जो तुम्हारे साथ है उनका तुमसे हित है। तुम भी तो रिक्शा वाले को साथ सेल्फी नहीं लेते, तुम भी तो रिक्शा वाले को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा उससे हित नहीं है। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रदेश, तुम्हारे जिले का एमपी तुमको एंटरटेन करे, उसका तुमसे कोई हित नहीं है। ये सारा दुनिया इंटरेस्ट का गेम है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। भारत में सूर्य कृषि अर्थव्यवस्था को संचालित करता है तो भगवान है, और सऊदी अरेबिया में अभिशाप है, कहर। बड़ा प्यारा शब्द है इंटरेस्ट। जो भी तुम्हें पुचकार रहा है उसका हित तुमसे जुड़ा हुआ है, सिंपल। बस एक मां बाप है जीवन में जो बिना इंटरेस्ट के काम करते हैं,
और जितने लोग माँ बाप का सम्मान नहीं करते वो शैतान है। माँ बाप को सम्मान देना है, माँ बाप की आज्ञा माननी है। कुछ बातें होती हैं जो आप नहीं मान सकते हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं करना है। कई बार माँ बाप, ऐसा होता है कई बार कि वो बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। कई बार मैंने देखा माँ बाप अपने बच्चों के पीछे, भैया एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लो, भैया इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लो। अरे बाबूजी, आईएएस की तैयारी है, ये टाइम लगता है इसमें। आईएएस की तैयारी में मिनिमम 2 साल लगते हैं, मिनिमम, किसी को भी। ऐसा नहीं पहुंचे और खड़ा, और वो भी उस देश में जहां लड़के ने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज पढ़ी ही नहीं। तो ठीक है, कभी कभी माँ बाप बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन कोई बात नहीं, तब परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर उनका विरोध मत करिए, उनसे संघर्ष मत करिए, उनसे लड़िए मत। उनके सिवा आपको कोई काम नहीं आएगा। और महीने में 2 बार या 1 बार उनको एहसास दिलाइए कि आप भगवान हैं हमारे लिए, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। खुशी मिलती है, बीपी ठीक होता है, शुगर कंट्रोल रहती है। व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, राष्ट्र है ही नहीं। गांधी जी ने कहा कि पंजाब का मुद्दा होगा अकाली। पंजाबी किस पे लड़ेगा? अपने मुद्दे पर, अकाली आंदोलन। असम का आदमी किस पे लड़ेगा? अपने मुद्दे पर, कुली सत्याग्रह। यूपी का आदमी किस मुद्दे पे? एका आंदोलन। हैदराबाद का आदमी किस मुद्दे पर? फॉरेस्ट सत्याग्रह। सबके अपने अपने मुद्दे, सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ो। मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। व्यक्तिगत मुद्दे राष्ट्रीय मंच से। क्या बात है। तुम कहते हो पढ़ूं क्यों? अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेगा उसको यह सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत इंटरेस्ट, व्यक्तिगत, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। कौन सिखाएगा यह सिद्धांत? दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है सीखने की, वो है ऑब्जर्वेशन। बाहर भी देखो, अंदर भी देखो, किताब को भी देखो। किताब को तुम पढ़ते हो, एक पैराग्राफ पढ़े, आंख बंद कर लो, वो जो पूरा पैराग्राफ है उसको यहां पे देखो। इसीलिए तो अध्ययन बिना मनन के बेकार है, खत्म। कौन से हार्वर्ड और कोलंबिया और कहां से पढ़े हुए गांधी जी? कहीं से नहीं। ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत हाई है, ध्यानी है, योगी है, क्रिया योग करते हैं। मतलब भारत में तो डिप्रेशन का केस नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जब आनंद पैसे पर डिपेंड ही नहीं करता, आनंद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। भारत में किस चीज का डिप्रेशन? भारत का आदमी सुख के चक्कर में है ही नहीं। आनंद, आनंद क्या है? विचार शून्यता। जिन जिन स्थितियों में तुमको विचार शून्यता का एहसास होता है, वहां तुम आनंद में होते हो। फर्स्ट रैंक आ गई आईएएस में, विचार गायब। जैसे देखा फर्स्ट रैंक आईएएस में, विचार गायब। वो फर्स्ट रैंक का आनंद नहीं है, फर्स्ट रैंक ने विचार शून्य कर दिया, उसका आनंद है। लेकिन हमारी आदत है बाहर आनंद ढूंढने की, तो हमें लगता है फर्स्ट रैंक से आनंद आया। ना ना, फर्स्ट रैंक से विचार शून्यता पैदा हो गई। गए आईएएस का रिजल्ट देखे, देखे फर्स्ट रैंक आईएएस में, विचार शून्य हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। वो आनंद पैदा हो गया। स्त्री के पास बैठे विचार शून्य हो गए, आनंद पैदा हो गया। शराब, आप देखो आदमी तब तक पैक बनाता रहता है जब तक वो विचार शून्य होकर बेहोश ना हो जाए। तुमने गौर किया? शराबियों को देखा कभी गौर से? एक पैक दे दो और जितना अशांत होगा और पैक मांगेगा, और एक समय आएगा जब वो बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि उसे विचार शून्यता की तलाश है। वो विचार शून्यता तुम सांस देखते रहो तब भी पैदा होगी। थोड़ा मेहनत लगेगा, मन मानेगा नहीं। अगर विचार को रोकना है तो सांस को पकड़ लो,
बुद्धिस्ट को विपासना कहते हैं। सांस रोक के देखो, विचार बंद। भारत में डिप्रेशन, भारत में आत्महत्या, भारत में निराशा, भारत में धोखा, बेईमानी, ये सब था ही नहीं संस्कृति का हिस्सा, क्योंकि भारत में ध्यान है, पर तुम करते नहीं, पर तुम करते नहीं। व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, हंगामा खड़ा हो गया भारत में। लोग सड़क पे घूमने लगे, भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैसेज भेजा वाइसरॉय को कि तुम तो कह रहे थे आंदोलन नहीं होगा। अरे बोले साहब, अरे बोले आंदोलन रोक के दिखाओ, क्यों बढ़ा रहे हो टीआरपी इस आदमी की। और आंदोलन 2 साल। तुम भी करो ना आंदोलन, अपनी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसे किया जाता है आंदोलन, पीसफुल। आप सरकार के किसी कार्य से सहमत नहीं है, एक ब्लैक पट्टी बांध के विधानसभा के सामने खड़े हो जाइए और भजन गाइए, बस मत फूकिए, रेल की पटरी मत उखाड़िए, ये सब काम मत करिए। हमारी संपत्ति है, हमारा पैसा है। सरकार बहुत परेशान कि यार आंदोलन रोको। अब सरकार परेशान कि आंदोलन को क्रश कर दिया जाए, और गांधी जी भी परेशान। 1922 गांधी जी बेचैन, किस वजह से? अहमदाबाद के अनुभव के आधार पर कि आम जनता हमेशा नहीं लड़ पाएगी, रोको आंदोलन। और सरकार परेशान कि गांधी जी की टीआरपी बढ़ रही, किसी तरह से आंदोलन को क्रश करो, नहीं तो दोबारा फिर आएंगे ये। और दोनों को मुद्दे की तलाश, गांधी जी को भी मुद्दा चाहिए, सरकार को भी मुद्दा चाहिए। गौर करना। और घटना घट गई 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। गोरखपुर से 30-40 किलोमीटर है। 22 पुलिस वालों को चौकी में बंद करके आग लगा दिया, सरकार पे हमला हो गया। वो जो पुलिस वाले सड़क पर खड़े होते हैं ना, उस सरकार के आदमी हैं। और सरकार यानी भगवान, और भगवान के आदमी पे हाथ डाल दोगे तो गए। सरकार यानी भगवान। हो गया हमला 5 फरवरी 1922। 22 पुलिस वालों को पुलिस चौकी में बंद करके जला दिया। मौका मिल गया सरकार को भी, गांधी जी को भी। अब देखो गांधी जी का विवेक। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग दुनिया में बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत परेशान। हर जगह साइंस, फार्मूला, ये। मैं आपसे क्यों कहता हूं बच्चों को मत मारो पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। मैं देखता हूं ना, मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा, परसेंटेज के लिए कभी नहीं कहा। और जब मैं पढ़ने लगा, मैंने पढ़ने की सारी सीमाएं तोड़ दी। मैंने पढ़ने की सारी सीमाएं तोड़ दी। हमारे देश के मां बाप अपने बच्चों पर इतना दबाव, इतना दबाव, पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ज्यादा विजन, पढ़ने से ज्यादा विजन, लैटिट्यूड क्या है, सोचना, देखना सीखना है। अब देखना गांधी जी का विवेक। मुद्दा मिल गया 1922 में। जैसे ही चौरी चौरा की घटना हुई, गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। कहा मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। गांधी जी ने कहा मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं, आंदोलन बंद। अंग्रेजों ने कहा अरे एक हफ्ता विश्वास रख लो। बोले है ही नहीं। सरकार प्लान बना रही थी कि कूच के मारेंगे राष्ट्रवादियों को। गांधी जी ने आंदोलन ही बंद कर दिया। कहा मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अरे सरकार ने कहा एक हफ्ता। बोले है ही नहीं। कोई नहीं मारा गया भारत में, एक डंडा। ये भारत के लोग, आलोचना करो गांधी जी की। किसी कोई बात आपको उनकी नहीं पसंद है, आलोचना करो, विरोध करो, गाली क्यों देते हो? एक डंडा किसी को नहीं पड़ा 1922 में, नहीं तो 1923 में कोई नहीं आता। एक डंडा, नहीं तो 1930 में कोई आता ही नहीं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। अब सरकार क्या करे?
कार्रवाई तो करनी है। सरकार ने गांधी जी को पकड़ लिया, 6 साल के लिए जेल भेज दिया। वही स्थिति जो तिलक की हुई थी 1908 में, 6 साल। अब गांधी जी जेल से बाहर कब आएंगे? 1928 में। देखना गांधी जी का विवेक। जेल चले गए। जैसे जेल चले गए, कांग्रेस 2 गुट में बढ़ गई, स्वराजी, गांधीवादी। स्वराजी कहे कि अब हम आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सरकार का भाग बनेंगे और सरकार का गलत नीतियों का विरोध करेंगे। गांधीवादियों ने कहा सरकार में रह के सरकार का विरोध संभव है? हां बोले हम करेंगे। अरे बोले नहीं हो पाएगा। गांधीवादी कह रहे थे कि हम जनता के बीच जाएंगे और क्रिएटिव, रचनात्मक कार्य, शिक्षा, ग्रामोद्योग, इसको बढ़ावा देंगे। हम तैयार करेंगे लोगों को अगले संघर्ष के लिए। इसी बात पे कांग्रेस 2 भाग में बढ़ गई। स्वराजी CR दास, मोतीलाल नेहरू, गांधीवादी सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। और दोनों के बीच बहस, तनाव। फिर 1907 वाली स्थिति आ गई, कांग्रेस विभाजन, गांधी जी जेल में। गांधी जी सारी घटनाओं पे नजर रखे हुए थे और जेल में उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू किया कि जो भी सरकार को समस्या खड़ी करने की बात करेगा, मैं उसको कांग्रेस में रखूंगा ही नहीं। जो सरकार को परेशान होने करने की बात करेगा, मैं उसको कांग्रेस में रखूंगा ही नहीं, मैं उसको कांग्रेस से निकाल दूंगा। अंग्रेजों ने कहा यार बहुत अच्छा, क्या सोच है तुम्हारी, बहुत बढ़िया। अब गांधी जी को निकलना था 1928 में, इन्होंने 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया स्वास्थ्य के आधार पे। कहे बाबा की तबीयत खराब है। 1924 में गांधी जी ने एक कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की बेलगांव, और बेलगांव सेशन में गांधी जी ने कहा स्वराजी सच्चे राष्ट्रवादी। अंग्रेजों ने कहा तुम जेल में तो कुछ और कह रहे थे। बोले शाम को कहा होगा, सूरज अस्त बाबा मस्त। चंपारण सत्याग्रह, विवेक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, विवेक। असहयोग आंदोलन, विवेक। यार कबीर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। और गांधी जी ने कांग्रेस को विभाजन से बचा लिया। लेकिन 1924 में एक बार स्थितियां फिर बदल रही थी। राष्ट्रवादी आंदोलन थम गया था, जनता परेशान थी, संप्रदायवाद, जातिवाद बढ़ रहा था और सरकार आक्रामक मूड में थी। 1924 का भारत, राष्ट्रवादी आंदोलन थम गया था, जन आंदोलन थम गया था, जनता परेशान, संप्रदायवाद बढ़ रहा था, जातिवाद बढ़ रहा था और सरकार आक्रामक मूड में। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इस परिस्थिति में फिर एक घटना घट गई, दूसरे चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद 1924। मैंने कहा ना, जहां जन आंदोलन दबेगा वहीं क्रांतिकारी आतंकवाद पैदा होगा। दूसरे चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद, किसी को बहुत अच्छा कहना, पहले वाले को थोड़ा छोटा दिखाना होता है। जनता अशिक्षित, जनता गरीब, राष्ट्र का अभाव। लेकिन 1924 का भारत, जनता राष्ट्रवाद को समझ रही है। एक अच्छा तबका जनता का राष्ट्रवाद को समझ रहा है। रूस की क्रांति घट चुकी है। भारत में किसान संगठन और मजदूर संगठन बन रहे हैं। रूस की क्रांति सबका आदर्श बन चुका है। और इस दूसरे चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद 1924-1930 में जो सबसे अहम नाम है वो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी 1924। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान। सर इन सब लोगों पे अगर बोला जाए
तो समय कम पड़ जाएगा। आप भगत सिंह को जरूर पढ़ें। कभी आपको युवा होने पर गर्व महसूस करना है तो भगत सिंह को जरूर पढ़ें। पहला व्यक्ति है पूरे विश्व के इतिहास में जिसका फांसी से पहले वजन बढ़ गया 4 किलो। हंसते हैं, नाचते हैं, गाते फांसी की तरफ। किताब पढ़ रहे हैं सुबह 4:30 बजे। जेलर कह रहा है अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचा हुआ है। क्या मानसिक दशा रही होगी उस आदमी की। नमन है उस आत्मा को। आज का युवा कह रहा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। रट रहे हो ना, जो रटेगा वो मिटेगा। रट रहे हो, रटने से नीरसता पैदा होती है। माएं इस कॉन्सेप्ट को समझती है। किसी बात को रिपीट करो बार बार। तो छोटे बच्चे होते 6-7 महीने के, तो मां लोरी सुनाती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। तो लड़का सोचता होगा बच्चा कि इसके बाद वाली लाइन भी तो बोलो। एक ही लाइन दोहराती हो, राजा बेटा सो जा, दूसरी लाइन बोलती ही नहीं। तो 50 बार जब उस लाइन को दोहरा लेती, बच्चा खुद सो जाता है कि आगे कुछ बोले नहीं रही, सिर्फ राजा बेटा, राजा बेटा। रिपीटिशन से ऊब पैदा होती है, रटने से ऊब पैदा होती है। पिक्चराइज करो यार, हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंख बंद करो, एक व्हाइट शीट सामने रखो, रेखांकित करो, रेखा चित्र बनाओ कि क्या कह रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ, और जब समझ जाओ तो किसी को समझा दो, कंसोलिडेट हो गया। धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान खर्चा करने से बढ़ता है। न्यूटन का नियम है ये। धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। HRA 1924, पूंजीवाद साम्राज्यवाद हमारा दुश्मन है। पूंजीवाद दुश्मन? हां। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रीयकरण हमारा नारा है। सोशलिज्म हमारा सपना है। सरकार तो हिल गई कि यार एक लेनिन से अभी निपटे ही थे, ये दूसरा पैदा हो गया। अब जब पूंजीवाद तुम्हारा दुश्मन है तो पूंजीवादी तुमको पैसा देंगे नहीं। साम्राज्यवाद तुम्हारा दुश्मन है, सरकार तुमको सपोर्ट करेगी नहीं। जिनके लिए तुम लड़ रहे हो उनके पास पैसा है नहीं, किसान और मजदूर। तो 1925 काकोरी रॉबरी। रेवोल्यूशन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। फॉर्मूला है, लिख लो। रेवोल्यूशन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। क्रांति, आंदोलन और विद्रोह पैसे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सूत्र है, लिख लो। तो जब भी कभी आंदोलन होता है तो सरकार पहले यही पता करती कि बेटा पैसा तुमको कौन भेज रहा है। 50,000 लोग डीएम बंगले के सामने बैठे हैं धरने पर, 20 दिन हो गया। खाना चल रहा है, पानी चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक चल रहा है, बिरयानी चल रही। तो सरकार पता करती है कि ये बताओ ये पैसा कौन भेज रहा है। और जो भेज रहा है उसकी कमर तोड़ दो, ये खुद ही हट जाएंगे। 50,000 लोगों पे लाठी चार्ज करोगे, डीएम हो गए तुम। डीएम लखनऊ और मुख्यमंत्री आवास के सामने 50,000 लोग आके बैठ गए धरना। 15 दिन से बैठे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अंडा करी खा रहे हैं, स्प्राइट पी रहे हैं। तो तुमको क्या करना है? तुमको पता करना है कि पैसा कौन खर्चा कर रहा है यार। बस जो खर्चा कर रहा है पकड़ लो। जहां दूसरे दिन ये भूखे मरे अपने घर चले जाएंगे। कितना बड़ा सूत्र है ये। काकोरी रॉबरी 1925। सरकार को पता चल गया कि युवा एक्शन में आ रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, शस्त्र खरीदेंगे, विद्रोह करेंगे,
प्रोपेगेंडा करेंगे, जनता को भड़काएंगे। सरकार एकदम कठोर इस रूप में आ गई, हैंग करो, सबको पकड़ो, उठाओ। युवा देश का भविष्य है। तो लाला लाजपत राय ने मीडिएशन किया युवाओं और सरकार के बीच में। युवाओं से कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़ दो। युवाओं ने कहा ठीक है। HRA बन गई, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दर्शन बदला, संगठन का नाम भी बदला। HRA क्या बन गई? HSRA। युवाओं ने कहा ठीक, हिंसा नहीं करेंगे, वादा करते हैं। अब आपने गांव में अपने मंदिर पर भोलेनाथ के शिवलिंग पर हाथ रख के कसम खाई कि आप गांव में किसी को नहीं मारेंगे, और आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और देख रहे हैं कोई एक आदमी आपके बाप को मार रहा है, डंडा डंडा, तब भी नहीं मारेंगे? कसम उतारिए। बचपन में सिखाया गया बहुत सारे फार्मूले, असम कसम चूलम भसम, उड़ाइए। कसम सब लोगों के लिए होती है, शैतानों के लिए नहीं। 1927 साइमन आंदोलन और लाला लाजपत राय की मृत्यु, और तब इन देश के महान सपूतों ने कहा कि ना, हिंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने पिता तुल्य लीडर के मरने का बदला जरूर लेंगे। अरे लाहौर के एसपी को मारेंगे। फिर एसपी तो नहीं शिकार बन पाया इनका, सैंडर्स को मार दिया, सैंडर्स की हत्या। स्वाभिमान बहुत जरूरी है जिंदगी में, बहुत। स्वाभिमान के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन स्वाभिमान से ज्यादा जरूरी जिंदगी भी है। डॉक्टर अंबेडकर एक बार 40 गांव गए, महाराष्ट्र में एक गांव है, तो 40 गांव गए संबोधन करने। तो वहां के जो तांगे वाले थे उन्होंने उनको बिठाया नहीं, कहा अछूत को नहीं बैठाएंगे। और जिनके यहां संबोधन करने गए थे वो लोग बेचारे कहे नहीं साहब, हम तो आपको टांगे में बैठा के ले चलेंगे, आप हमारे आदर्श हैं। तो फिर उसी जाति के एक आदमी ने कहा मैं खुद तांगा चलाऊंगा। अंबेडकर साहब उस पर बैठ गए। वो बेचारा पहली बार तांगा चलाने जा रहा था, वो तांगा लेके नाले में घुस गया। अंबेडकर जी का जीवन किसी तरह बचा। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम टांगा पहले चलाए थे? कहा नहीं साहब। कहा तब काहे बैठ गए, बदतमीज। कहा सरकार आप ही तो कहते हैं स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। अरे बोले बदतमीज, स्वाभिमान से ज्यादा बड़ी चीज जिंदगी है। बाबूजी गलती हो गई। चालीसगांव प्रसंग बड़ा फेमस प्रसंग है। 1929 असेंबली बॉम्ब केस, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। किसी को मारना नहीं है, क्या नारा दिया, टू मेक द डम्ब हियर, बहरों को कानों को खोलना है। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। बड़ा जबरदस्त दौर रहा 1924 से 1930। ये युवा हमारे देश के। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी काट ली, बाल बना लिया, पता क्यों? संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद को अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो साम्राज्यवाद से नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा है संप्रदायवाद और जातिवाद, कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। एक किताब है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। एक सिख के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? पगड़ी और दाढ़ी काट दी उन्होंने। कहा मैं अपनी मां भारती के लिए अपने धर्म का त्याग करता हूं। है कोई माई का लाल? वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं? पढ़ो यार। लाला लाजपत राय को उन्होंने लिखा एक पत्र, उनको लॉस्ट लीडर कहा बाबूजी आपसे ऐसी आशा नहीं। आप संप्रदायवाद और जातिवाद के युवा के अगेंस्ट में युवा खड़े हो गए। पढ़ो यार, पढ़ो, खूब पढ़ो और खूब पढ़ो।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।